नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मठपाल। फंडनामा हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जहां पर हम समय समय पर कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रिव्यू करते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार मैं आपकी मुलाकात फंड मैनेजर से भी कराता हूं ताकि आप समझ सकें कि जिन स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन स्कीम्स को फंड मैनेजर्स किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो फंडनामा के पिछले एपिसोड में मैंने फ्लेक्सीकैप कैटेगरी के कुछ चुनिंदा फंड्स आपको बताए थे, यानी कि मेरी रिसर्च के आधार पर मैंने कुछ फंड्स सेलेक्ट किए थे और आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फंड्स क्यों आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं या इनमें क्यों इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आज इस एपिसोड में मैं बात करूंगा मिड कैप कैटेगरी की। तो मिड कैप कैटेगरी में आज मैं कुछ फंड्स बताऊंगा। और मिड कैप कैटेगरी आप जानते हैं कि इस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उसके लिए जो मैंडेट है कि जो स्कीम का टोटल असेट है उसका मिनिमम 65% मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है। नहीं, मिड कैप इक्विटी शेयर्स और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी जो 35% है वो फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें मिड कैप में ही करना है मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन, या फिर उन्हें लार्ज कैप या स्मॉल कैप शेयर्स को पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है। और मिड कैप की डेफिनेशन क्या है? एज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टॉप 100 कंपनीज को छोड़कर 101 से लेकर और 250 तक, यानी कि 150 कंपनीज मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। तो यदि आप किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन जो होगा वो टॉप 100 कंपनीज को छोड़कर उसके बाद की जो कंपनीज हैं उनमें से सिलेक्टेड कंपनीज में होगा। तो यदि आप किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो स्कीम है उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में टॉप 100 कंपनीज को छोड़कर उसके बाद की जो 150 कंपनीज हैं उनमें से सिलेक्टेड कंपनीज होंगी। और बाकी जैसा मैंने कहा कि 35% जो एलोकेशन है वो डिपेंड करता है, वो लार्ज कैप में भी हो सकता है, मिड कैप या स्मॉल कैप में भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको किसी भी स्कीम का पोर्टफोलियो जरूर देखना चाहिए और जैसा आप चाहते हैं उस तरह की स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि इस वक्त पर जो स्कीम मैं बता रहा हूँ उनका एलोकेशन मिड कैप में कितना है और बाकी लार्ज कैप या स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम है और इस स्कीम के पोर्टफोलियो में एज पर लास्ट डिस्क्लोजर 69 स्टॉक्स हैं। और यदि हम बात करें एलोकेशन की तो करीब 57% एलोकेशन जो है वो मिड कैप में है, लार्ज कैप में अराउंड 36% एलोकेशन है और साथ ही अराउंड 7% एलोकेशन स्मॉल कैप में है। तो यानी कि ये स्कीम देखा जाए तो मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप में भी इसका एक्सपोजर है। इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 49% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR 31.41% है और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 24% के आसपास है। और ये स्कीम 25 जून 2007 को लॉन्च हुई थी। अगेन रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट प्लान तो जो भी स्कीम पहले से अवेलेबल थी उनके डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुए थे। तो मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर प्लान की। तो ये रेगुलर प्लान जो था 25 जून 2007 को लॉन्च हुआ था और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का जो CAGR है वो 17.77%, तो 18% के आसपास कह लीजिए ये रहा है। और ये जो रिटर्न्स मैं यहाँ पे बताऊंगा या बता रहा हूँ ये हैं एज पर NAV ऑफ 25 जनवरी 2024। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 150 TRI और इस स्कीम का अल्फा है 3.06, यानी कि ये स्कीम अपने बेंचमार्क को एक मार्जिन के साथ में आउट परफॉर्म करने में कामयाब रही है। यदि एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.47% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.80%। तो यदि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के मुकाबले कम है तो ये बात तो साबित होती है कि रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान के रेगुलर के मुकाबले बेहतर रहे हैं।
इसी कैटेगरी की दूसरी स्कीम है जो कि एक अच्छी स्कीम मानी जा सकती है और वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 98 स्टॉक्स हैं, यानी कि वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और यदि बात करें एलोकेशन की तो अराउंड 58% एलोकेशन यहाँ पर मिड कैप में है, 39% से थोड़ा अधिक जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है और अराउंड 2.5% एलोकेशन स्मॉल कैप में है। इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 50% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं यदि बात करें लास्ट 3 ईयर्स के CAGR की तो वो रहा है 30% और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR यहाँ पर अराउंड 23% है। और ये स्कीम 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी स्कीम है और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का CAGR रहा है अराउंड 23%। इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और साथ ही एडिशनल बेंचमार्क S&P BSE सेंसेक्स TRI है और स्कीम का अल्फा है 3। तो यानी कि ये स्कीम भी अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रही है। और जब बात होती है जेनसन अल्फा की तो ये भी समझना जरूरी है, ये सिर्फ डिफरेंस नहीं है कि बेंचमार्क का रिटर्न क्या था और स्कीम का रिटर्न क्या रहा है। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि विद सेम डिग्री ऑफ रिस्क स्कीम ने किस मार्जिन से अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.65% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.83%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो फोकस अप्रोच है, यानी कि इससे पहले जिन स्कीम्स की मैंने बात की उनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा थे, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में केवल 30 स्टॉक्स हैं, यानी कि फोकस्ड पोर्टफोलियो है। और यदि बात की जाए एलोकेशन की तो करीब 49% एलोकेशन जो है वो मिड कैप में है और अराउंड 50% एलोकेशन लार्ज कैप में है और वहीं पर अराउंड 1% एलोकेशन स्मॉल कैप में है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने अराउंड 47% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 35% है और 5 ईयर्स का CAGR अराउंड 26% रहा है। ये स्कीम 24 Feb 2014 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का रिटर्न 22% से अधिक रहा है, यानी कि जो CAGR है वो 22% से अधिक रहा है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और अल्फा है 7.58, यानी कि अभी तक जिन स्कीम्स की मैंने बात की देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में इस स्कीम की परफॉर्मेंस रिस्क और रिटर्न्स के आधार पर बेहतर रही है। भले ही स्कीम्स और भी होंगी जिन्होंने रिटर्न्स इससे अधिक डिलीवर किए होंगे, लेकिन जब बात आती है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की तो फिर यदि अल्फा बेहतर है तो मतलब कि इस स्कीम ने कम रिस्क के साथ बेटर रिटर्न डिलीवर किया है। अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.77% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। और अब बात करते हैं इस कैटेगरी की एक और स्कीम की और वो है क्वांट मिड कैप फंड। यदि हम फंड हाउस की बात करें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो डायनेमिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली चेंजेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट है और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ पोर्टफोलियो की तो 29 स्टॉक्स हैं और ये जो 29 स्टॉक्स मैंने बताए ये एज पर लास्ट डिस्क्लोजर है। और यदि बात करें एलोकेशन की तो यहाँ पर 50% अराउंड एलोकेशन मिड कैप में है और अराउंड 50% एलोकेशन लार्ज कैप में है। स्मॉल कैप में इस स्कीम का एलोकेशन नहीं है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 46% से थोड़ा अधिक रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 36% है और 5 ईयर्स का CAGR यहां पर 29% के आसपास रहा है। ये स्कीम मार्च 2001 में लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने अराउंड 14% का CAGR डिलीवर किया है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और स्कीम का अल्फा रहा है 5.03।
3। अब अंत में बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो इस स्कीम के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.87% है और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। तो मैंने आज अपनी रिसर्च के आधार पर आपको 4 स्कीम्स बताई हैं, लेकिन ये कोई प्रमोशन नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको किसी और स्कीम में करना है। साथ ही आपको रेगुलर में करना है या आपको डायरेक्ट में करना है, ये डिसीजन भी आपको लेना है। तो आज जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई मिड कैप फंड है या फिर आप किसी और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और यदि आप कोई मिड कैप फंड ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा फंड आप सिलेक्ट करना चाहेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।